इससे पहले वाले वीडियो में हमने राष्ट्र के बारे में डिस्कशन किया था। अब यह पार्ट 2 है राष्ट्र राज्य का, जिसमें हम राज्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके सामने एक सर्कल है जिसमें प्राचीन भारत में राज्य के बारे में जिसमें भी जो भी विचार दिए गए वो इस तरह से इनमें दिए गए कि वैदिक साहित्य में भी राज्य का जिक्र किया गया है। मनु का जो मनुस्मृति है उसमें दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति को बताया गया है। और कौटिल्य की बात करें हम, कौटिल्य के सामाजिक अनुबंध में भी राज्य को बताया गया है। रामायण में भी, महाभारत में, शुक्र नीति में, आईने अकबरी में और अशोक के धम्म में राज्य का जिक्र किया गया है। देखा जाए तो प्राचीन भारत में राज्य ने खुद को राजा के साथ जोड़ा। इस प्रकार राजा राज्य का व्यक्तित्व था। मीन्स ये कह सकते हैं कि राजा और राज्य में कोई डिफरेंस या अंतर नहीं था। राज्य की उत्पत्ति सभी प्राचीन लेखन को अगर हम देखते हैं तो उनमें शासन की उत्पत्ति से काफ़ी निकटतम रूप से संबंध रखती है, चाहे वो मनु का दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत ही क्यों ना हो या कौटिल्य का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। और साथ ही वैदिक साहित्य की हम बात करें तो वैदिक साहित्य में राज्य की संस्थाओं का भी काफ़ी जिक्र या संदर्भ मिलता है। और रामायण में भी अगर हम बात करें तो उसमें भी एक राज्य की जो संप्रभुता है उसको डिफाइन करते हुए कहा है कि एक संप्रभु के बिना एक राज्य ठीक उसी तरह है जैसे कि पानी के बिना एक नदी, वनस्पति के बिना एक जंगल और एक गाय के बिना एक चरवाहा। तो इस तरह से राज्य में एक राजा का होना, एक संप्रभु का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जहाँ पर ये राजा नहीं होता है तो वहाँ पर धार्मिकता के मार्ग पर चलने की जो का सिद्धांत है वो दूर दूर तक नज़र भी नहीं आता है। और राजा को ये माना गया है इनमें कि राजा जो है वो अच्छे और बुरे को समझते हुए अपने राज्य के हित में कार्य करता है या राज्य की रक्षा करता है। और अगर किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अच्छा राजा नहीं है तो वो देश अंधेरे में डूब जाता है, यह भी माना गया है। राज्य के महत्व को महाभारत में भी वर्णित किया गया है, क्योंकि अराजक राज्यों को निवास के योग्य नहीं माना जाता है। अराजक राज्य वहीं पर होता है जहाँ पर सत्ता को अच्छे तरीके से डील करने या चलाने के लिए कोई भी एक अथॉरिटी या पावर नहीं होती है, और वहाँ पर सब अपनी मनमानी करने में, एक दूसरे को प्रताड़ित करने में लगे रहते हैं। और महाभारत में राज्य के अंत को जीवन की 4 वस्तुओं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसी के साथ ही अगर हम देखते हैं कि पौराणिक ग्रंथों के बारे में, तो पौराणिक ग्रंथों में राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य के 3 आधारों को संदर्भित किया जाता है: वार्ता, धर्म और दंड। वार्ता का मतलब है कि कृषि, मवेशी पालन और व्यापार। धर्म किसको दर्शाता है? सनातन को दर्शाता है। दंड दर्शाता है जिसमें सरकार, संप्रभुता और आज्ञाकारिता शामिल है। तो ठीक इसी प्रकार से मनु की स्मृति की अगर हम बात करते हैं तो मनु स्मृति में राज्य को बताया है कि एक ऐसा संगठन है जो एक आदर्श सामाजिक और आर्थिक संगठन की परिकल्पना करता है। मतलब एक ऐसी कल्पना, परिकल्पना, एक ऐसा एजम्पशन क्रिएट करता है जिसमें ये 3 विभिन्न अंग होते हैं। और साथ ही राज्य के जब हम दिव्य मूल सिद्धांत को डिफाइन करते हैं तो मनुस्मृति राज्य को प्रभु, मंत्री, पूंजी, राष्ट्र, खजाना, सेना, सहयोगी जैसे अंगों वाला सप्तांग बताते हैं, जिसमें मित्र और शत्रु राज्य या मंडल राष्ट्र का भी उल्लेख किया गया है। इनकी जो मंडल थ्योरी है वो भी बहुत फेमस है, जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पड़ोसी राज्यों की और उसके पड़ोसी राज्यों की महत्वता को बताते हैं कि कौन शत्रु है और शत्रु का जो शत्रु होता है वो कैसे अपना मित्र होता है। इस चीज़ को भी डिफाइन किया है इन्होंने अपनी मंडल थ्योरी में। मनुस्मृति में राज्य के कार्य भी बताए गए हैं, जिनमें से जैसे कि सभी वर्णों को सामान्य कानूनों का पालन करने का जो उपदेश दिया जाता है इनके अनुसार, और राज्य के भीतर शांति बनाए रखना, राज्य को बाहरी नियंत्रण से मुक्त रखना,
कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना, विवादों को निपटाना, शिक्षा प्रदान करना, कर लगाना, अपराधियों को दंडित करना आदि। मनु की स्थिति लोगों को नैतिक धार्मिकता, धन और आनंद को पूरा करने में मदद करने के लिए मौजूद रही है। इसी के साथ ही शुक्र नीति की अगर हम भी बात करते हैं तो शुक्र नीति में भी राज्य में 7 अंग बताए गए हैं। मीन्स राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 7 अंग एक संगठित रूप में नज़र आते हैं, जिसमें कि जो संप्रभु जिसको बोला जाता है वो हमारा हेड सिर है, मंत्री आँखें हैं, मित्र भुजाएं हैं, खजाना मुख है, सेना मन है, किला हाथ है और राज्य पैर हैं। यद्यपि उन्होंने राज्य के 7 तत्वों को जंगल, बाघों और स्वामी जैसे गुणों के साथ अमात्य से मुक्त होने का उल्लेख किया है। इसी के साथ ही हम कौटिल्य के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की बात करें तो उनका ये कहना है कि राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब लोग मत्स्य न्याय से थक गए। तब लोगों ने मनु को अपना राजा चुना। वो बताते हैं कि उस समय जब मत्स्य न्याय था कि जिस प्रकार हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, तो उसी प्रकार से समाज में भी जो भी ताकतवर होता था वो कमज़ोर को निगल जाता था। तो उस कंडीशन में बताते हैं कि यह तय किया गया कि राजा को अनाज का एक छठा हिस्सा और माल और सोने का 10वां हिस्सा अपने उचित हिस्से के रूप में प्राप्त करना चाहिए। इस तरह एकत्र किए गए राजस्व से राजा को प्रजा की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की अध्यक्षता राजा स्वामी द्वारा की जाती है, जो ऐसे अधिकारी हैं जो उन्हें प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देते हैं। वह एक गढ़वाली राजधानी से अपने क्षेत्र पर शासन करता है। कौटिल्य राज्य एक राजशाही है क्योंकि वो राज्य के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली सम्राट स्थापित करना चाहता था, और फिर भी वह राजा से रीति रिवाजों, धर्म और नैतिकता की रक्षा करने की मांग करता है। इस प्रकार मानव जीवन की पूरी जो श्रृंखला है उनको वो अपनाते हुए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक इन सब को महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं, और इन सब को महत्वपूर्ण कार्य मानते हुए वो सर्वोपरि एक धर्म की रक्षा को सर्वप्रथम रखते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा ज़रूर करे। कौटिल्य के विचारों में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना राज्य की संस्था में राजा का एक आवश्यक कार्य होना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि शक्ति आवश्यक है और इसका अर्थ है शक्ति, लेकिन यह अंत नहीं है। लेकिन साथ ही अरस्तु के अनुसार वो कहते हैं कि अंत लोगों की खुशी है। उनका तर्क है कि राज्य के पास सत्ता होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो भूमिका का उद्देश्य है वो लोगों की खुशी को बढ़ावा देना है। कौटिल्य राज्य की अगर हम बात करें तो उनका राज्य एक ऐसा राज्य है जो भौतिक भलाई की देखभाल करता है, लेकिन यह वहीं तक सीमित नहीं रहता है। यह विषयों के सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जीवन की भी रक्षा करता है। यह गरीब, अनाथों, वृद्धों, असहायों, अशक्तों, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं की सुरक्षा का भी समर्थन करता है। और काफ़ी हद तक देखा जाए तो स्वच्छता का विषय भी अगर हम देखें तो कौटिल्य की दृष्टि में वो भी दिखाई देता है। गांव और शहरों को योजना के अनुसार बनाया जाना था, और एक क्या बोलते हैं कि कुछ एक नैतिक मूल्य होते हैं जिसमें कि सड़कों पर जैसे कि कचरा फेंकना एक अपराध की कैटेगरी में बताया, और अनाज, तेल या नमक वगैरह या दवाओं में मिलावट करना इसको भी एक दंडनीय अपराध माना। साथ ही कौटिल्य राज्य एक ये कहते हैं कि उद्योगों को प्रभावित करता था। इसे समाजवादी राज्य के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। उनका मानना था कि वहाँ निजी उद्यम चलाए जाते थे। कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्य केवल कानून और व्यवस्था के रख रखाव या लोगों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि व्यक्ति को उच्चतम विकास प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए
थोड़ा इस पर ध्यान दिया गया था। यह काफ़ी हद तक हमारे आज के समय के कल्याणकारी स्थिति के रूप में इसको कंपेयर किया जा सकता है। और लोगों की खुशी से बड़ी कोई दूसरी चीज़ उस वक्त भी इन्होंने नहीं बताई। तो यह कार्य एक सूत्र में लिखा है जिसमें कि ये बताया गया है कि प्रजा की खुशी में राजा की खुशी निहित है, और जो प्रजा के लिए लाभप्रद है वह उसका अपना लाभ है। इसी के साथ ही हम अगर अशोक के धम्म की बात करते हैं तो उनके धम्म में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक शासन के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त रूप प्रदान किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे मतलब राजा के परिश्रम और प्रयासों का सिद्धांत का क्या रूप होना चाहिए, और उनका जो भलाई का सिद्धांत है वो काम करना चाहिए, और राजा के बच्चों के रूप में लोगों की कल्पना करने वाला पैतृक सिद्धांत भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पिता, क्योंकि उसका जो फ़र्ज़ होता है वो ये होता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, और जैसे मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ कि वे इस दुनिया और अगले दोनों में कल्याण और खुशी प्राप्त करें, वैसे ही मैं सभी मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। वह राजा से सत्यता, ईमानदारी, द्वेष से मुक्ति, करुणा और सहनशीलता जैसे गुणों की अपेक्षा करता है, और वह धम्म महामत्ता नामक अधिकारियों के एक समूह को भी स्थापित करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि धम्म के मानदंडों और नियमों को सभी के द्वारा लागू कराया जाए। तो इस प्रकार से इसमें भी राजा के कुछ दायित्व बताए गए हैं, जिसमें सीधा और साफ ये बताया गया है कि किस तरह से प्रजा के कल्याण और खुशी को प्रायोरिटी देते हुए राजा के गुणों को बताया गया है। और साथ ही आईने अकबरी में भी राज्य को एक दिव्य संस्था बताया गया है, और जो सूर्य की किरणें हैं उनसे कंपैरिजन की गई है कि रॉयल्टी भगवान से निकलने वाली रोशनी है, मीन्स सूर्य की एक किरण है, जिसको कि इन्होंने राज्य की एक संस्था के रूप में डिफाइन किया है। साथ ही आईने अकबरी में 4 लोगों को राज्य के मुख्य समर्थन के रूप में डिफाइन किया गया है। इसमें पहला है एक ईमानदार कलेक्टर, दूसरा है सेना का एक कर्तव्यनिष्ठ कमांडर, तीसरा है एक मुख्य न्यायाधीश, और चौथा है एक खुफिया जो कि हमेशा सच्चाई और प्रवेश के धागे पर कायम रहता है। आईने अकबरी का कहना यह है कि एक न्यायपूर्ण राजा वह है जो खुद को पुरुषों के चरित्रों से परिचित कराता है, और उन्हें ऐसे क्रोधी लोग होने चाहिए जो एक चरम पर लेटे हों और दूसरे चरम पर शातिर पुरुषों से खुद को दूर रखने में सक्षम हों। उसे पहले वाले की बात सुननी चाहिए, और अगर उसे मारना नहीं है तो बाद में सुधार करना चाहिए। एक न्यायी राजा को लोगों को उनके पद और चरित्र के बारे में पता होना चाहिए, और फिर जो भी नियम लागू किए जाते हैं उन नियमों को कहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है वो बैठकर उन्हें सलाह मशवरा करके ही उनको अप्लाई करना चाहिए। इसी के साथ ही हम राज्य को आगे जब डिफाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है। एक जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार एवं चौथा संप्रभुता। जनसंख्या की हम बात करें तो कोई भी राज्य उसमें जनसंख्या का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कोई व्यक्ति ही ना रहता हो। इसलिए एक राज्य को राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमें एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या निवास करती हो। जनसंख्या हो या आबादी, कुछ भी कहें, उसके संबंध में कोई एक निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता कि आबादी कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं। लेकिन एक आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी हो यह एक विचार का मुद्दा है। अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो उनके जो रिपब्लिक जो बुक है उसमें एक आदर्श राज्य की जनसंख्या लगभग 5,000 के आसपास बताई गई थी। और इसी तरह अरस्तु ने भी यही कहा था कि जनसंख्या ना ज़्यादा हो और ना ही इतनी कम कि वो एक आबादी का रूप भी ना ले सके। तो जनसंख्या इतनी बताई गई है कि उनका भरण पोषण सरलता से हो सके, और साथ ही साथ राज्य द्वारा उनकी रक्षा भी आसानी से की जा सके। और दूसरा हमारा जो भाग होता है वो है हमारा एक निश्चित भूभाग। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग भी होना बहुत ही ज़रूरी है।
निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व माना जाता है। जनसंख्या की तरह ही निश्चित भूभाग के बिना भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ब्लंशली एक विचारक रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की शक्ति का आधार जनसंख्या है, इसका भौतिक आधार भूमि है। जनता तब तक है जब तक निश्चित भूभाग या क्षेत्र हो। आगे गिलक्राइस्ट भी यही बताते हैं कि बिना निश्चित भूखंड के कोई भी राज्य संभव नहीं हो सकता है और राज्य के अस्तित्व के लिए एक निश्चित भूभाग आवश्यक माना जाता है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि कोई घुमक्कड़ कबीलों का या बंजरों का अपना नेता सरदार होने पर भी उसे राज्य नहीं कहा जा सकता है। इसी के साथ ही सरकार, जिसे कि इसका तीसरा अभिन्न अंग माना जाता है, जिसको कि एक सुसंगठित होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक वहाँ कोई शासन ना हो। ऐसी संस्था का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो और राज्य की इच्छाओं और भावनाओं का पालन सरकार के द्वारा ही होता है। फिर इसका अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, संप्रभुता, एक सॉवरेनिटी। संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी समाज में अन्य तीन तत्वों के होने पर जब तक उसमें संप्रभुता ना हो वह राज्य नहीं बन सकता। इसलिए राज्यों में नियमों को लागू करने वाली एक एजेंसी हो सकती है लेकिन संप्रभुता नहीं हो सकती है। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशिष्टता है और राज्य का आवश्यक अंग भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतवर्ष के पास अपनी जनसंख्या थी, निश्चित भूभाग था, सरकार थी, लेकिन संप्रभुता के अभाव में उसे राज्य नहीं कहा जाता था। संप्रभुता राज्य की आंतरिक दृष्टि से पूर्णतः संप्रभु होना ही संप्रभुता है। मीन्स राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय ऐसा नहीं होता जो कि उसकी आज्ञाओं का पालन ना करता हो। और बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ है राज्य विदेशी संबंधों के निर्धारण में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो इसलिए इसमें अगर हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन, हीगल जैसे कुछ विद्वानों की अगर हम बातों को रखते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि संप्रभुता राज्य रूपी शरीर का प्राण माना जाता है। परंतु दूसरी ओर लास्की और कोल भी, जो एक बहुलवादी विचारक माने जाते हैं, उनका भी कहना है कि राज्य की संप्रभुता पर प्रहार भी किया गया है आज की डेट में। आज की डेट से अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो काफ़ी हद तक जो इकोनॉमी है या फिर ग्लोबलाइजेशन जो वर्ल्ड है उसमें लगा लें तो काफ़ी हद तक जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, उन्होंने राज्यों की सीमाओं के अंदर जो उनकी बाउंड्री को क्रॉस करके कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी में, संप्रभुता में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता ये होता है कि बिना हमारे रजामंदी के कोई भी देश हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब आगे अरस्तु क्या कहते हैं राज्य के बारे में कि राज्य परिवारों में ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। बोंदा भी कहते हैं राज्य समुदाय के रूप में श्रेष्ठतम इकाई है। और जॉन लॉक भी ये मानते हैं कि मानव समाज का कल्याण और संपत्ति की रक्षा ही राज्य का उद्देश्य है। जॉन लॉक ने काफ़ी हद तक राज्य को लिमिटेड पावर्स दी हैं कि जो हमारे जो राइट्स हैं उनका एक प्रहरी, एक प्रोटेक्टर के रूप में ही राज्य को बताया है कि बस इसी रूप में राज्य को होना चाहिए जितना कि वो हमारे राइट्स की रक्षा कर सके। स्मिथ ने भी राज्य के कुछ निश्चित उद्देश्य बताए हैं, जैसे कि सभी सदस्यों के अन्याय व अत्याचारों से रक्षा करना और अन्य राज्यों के आक्रमण से रक्षा करना, जनहितकारी जो कार्य होते हैं या ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना जो जनहित में कार्य करे। इसी के साथ ही हम देखते हैं बर्गेस क्या कहते हैं राज्य के उद्देश्य के बारे में कि राज्य का उद्देश्य क्या होता है कि राष्ट्रीयता का विकास करना, राष्ट्रीय प्रतिभा शक्ति की वृद्धि करना, शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थिति उत्पन्न करना, संपूर्ण मानव सभ्यता का विकास करना। तो इन सब में अगर कॉमन चीज़ अगर हम देखते हैं जिन उद्देश्यों पर सबसे ज़्यादा सहमति पाई जाती है वे उद्देश्य हमारे होते हैं सामूहिक हित संबंधी कार्य करना। इन पर मोस्टली सभी थिंकर्स एक सहमत होते हैं क्योंकि
कोई थिंकर ये नहीं कहता है कि हमें एक या दो या कुछ लोगों की ही भलाई के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, यहाँ सामूहिक हित के संबंध में कार्य करने को वरीयता दी जाती है। उसके बाद नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो शांति और सुरक्षा की जो स्थापना है वो भी सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि इतिहास को हम पलट कर देखते हैं तो 2 महान विश्व युद्धों की विभीषिका को झेल चुका है अब पूरा विश्व। इसलिए शांति और सुरक्षा प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए, जिससे कि हमारे मानवाधिकारों की भी रक्षा होती है। और साथ ही राज्य व व्यक्ति के बीच संबंधों की स्थापना करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है, क्योंकि जब तक राज्य और व्यक्ति के बीच अच्छा संबंध नहीं होगा तब तक एक अच्छी मशीनरी वर्क नहीं कर सकेगी। उसी के साथ ही वर्तमान समय में राज्य के द्वारा किए जा रहे कार्यों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। वो 2 पार्ट्स हैं, एक अनिवार्य कार्य, दूसरा होता है ऐच्छिक कार्य। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राज्य को करने ही करने होते हैं, उसमें कोई उसकी खुद की ही मॉरलिटी होती है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिन्हें कि ऐच्छिक कार्य कहा जाता है, इसमें कि पूरी तरीके से कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो और वो हमें अच्छे से फुलफिल तरीके से मिलते रहें। अनिवार्य कार्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम एक उचित न्याय व्यवस्था की बात की जाती है कि जब भी कोई राज्य हो तो उसमें एक न्याय प्रणाली अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर न्याय प्रणाली अगर वहाँ पे काम नहीं करेगी तो उससे अलग हटकर हम किसी भी राइट की या किसी भी कार्य की एक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर एक तरीके से मनमानी हो जाएगी और एक मत्स्य न्याय की जो संकल्पना है फिर से काम करने लगेगी कि भाई हमेशा जो ताकतवर है वो गरीबों का शोषण करता रहेगा, और अगर न्याय व्यवस्था है तो अमीर या जो ताकतवर है वो भी थोड़ा सा डरेगा किसी के प्रति अन्याय करने से। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम देखते हैं, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा राज्य का पहला दायित्व होता ही होता है, क्योंकि हमेशा जब भी हम राज्य के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि राज्य का ओरिजिन क्यों हुआ, तो हमेशा सभी थिंकर्स की एक राय यही होती है कि मनुष्यों ने सामाजिक अनुबंध, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसी वजह से किया है ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली कोई अथॉरिटी हो सके, उनकी जान के प्राण की रक्षा कर सके, उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए एक अथॉरिटी हो सके जो उसकी बाह्य और आंतरिक हर जगह से सुरक्षा कर सके। तो इसलिए ये तो मेन दायित्व है ही राज्य का। अगर ये दायित्व पूरा नहीं करता है तो वो राज्य राज्य ही नहीं कहलाएगा। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें, आंतरिक क्षेत्र में शांति व व्यवस्था, तो ये दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। फिर उसके बाद है वैदेशिक संबंधों का संचालन। आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से हम अपने गवर्नमेंट की बात करते हैं तो विदेशी मामलों में बहुत अच्छे तरीके से संबंधों का संचालन किया जा रहा है। और इंडिया की हम पर्टिकुलर अगर बात करते हैं तो इंडिया को अगर हम देखें तो आज की डेट में हम ये एग्जांपल भी देख सकते हैं किस तरीके से तुर्की जो है हमेशा कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान के फेवर में रहता था, लेकिन आज वहाँ पर इतने भीषण भूकंप की स्थिति में कितनी बड़ी राहत का काम भारत द्वारा तुर्की को पहुँचाया जा रहा है। तो ये भारत की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, और आज से ही नहीं बहुत पहले से ही भारत जो है हमेशा सबकी मदद करता आ रहा है। और तुर्की और सीरिया को भी आज की डेट में इन्होंने बहुत अच्छी मदद पहुंचाई है, और कहीं ना कहीं ये हमारे वैदेशिक संबंधों का बहुत अच्छा संचालन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं ऐच्छिक कार्यों की। ऐच्छिक कार्यों में हमारा जैसे कि स्वास्थ्य की रक्षा, सफाई का रख रखाव व प्रबंध, ये सारे कार्य हैं। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य की रक्षा, अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं तो संविधान का जो आर्टिकल हमारा 21 है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में जो दिया गया है, उसमें राइट टू लाइफ में हमारा जो बेसिक एक राइट माना जाता है वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा का माना जाता है, क्योंकि राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू लाइफ होता है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम अपनी राइट टू लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकेंगे। और सफाई का भी रख रखाव, अगर सफाई नहीं होगी तो ऑब्वियसली बीमारियां फैलेंगी तो स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे कर सकेंगे। तो इसलिए ये राज्य का कार्य होता है कि कोई ना कोई ऐसी मशीनरी या कुछ ऐसा स्कीम जनरेट करे, चलाए या अभियान चलाए जिससे कि सफाई का रख रखाव प्रबंधन किया जा सके और जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से दूर रह सकें और अपनी राइट टू लाइफ को एंजॉय कर सकें। उसी के साथ ही मनोरंजन की व्यवस्था,
मनोरंजन की व्यवस्था भी हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि क्योंकि ये चीज़ें जो हमारी हैं वो एक मानसिकता से जुड़ी होती हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम लेते हैं कोविड का। कोविड में हमारे दिमाग में इतना भय उत्पन्न हो गया था कि कभी भी किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, इतनी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। तो एक जो एंटरटेनमेंट होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है, और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने के बाद ही मनुष्य अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि कौन से इंसान अपना मनोरंजन किस अवस्था में, किस व्यवस्था के थ्रू कर सकते हैं। फिर हमारा आता है शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था अगर हम देखें तो आर्टिकल 21A, जो कि 21 का ही पार्ट माना जाता है, जिसमें कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मतलब एक तरीके से बेसिक शिक्षा भी हम कह सकते हैं, जिसमें कि हमारे राइट टू लाइफ का ही ये एक पार्ट माना जाता है, जिसमें कि हमें हर प्रकार की शिक्षा के बारे में जागृत किया जाता है। तो ये भी एक मॉरल, एक ऐच्छिक कार्य हमारे राज्य का होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कृषि व्यवस्था की। कृषि जो कि हमारी इकोनॉमी को भी ग्रो अप करती है और साथ ही गाँव के विकास में भी सहायक होती है। तो गवर्नमेंट का जो ऐच्छिक कार्य होता है वो ये होता है कि कृषि के लिए उन्नत जो प्रगति है, उन्नत टेक्नोलॉजी है, उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरीके से एक अभियान चलाया जाए जिससे कि अच्छी खेती की जा सके और उनके परिणाम भी बहुत अच्छे आ सकें, और गांव के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा जा सके। उनसे भी रिलेटेड कुछ स्कीम्स बनाए जाएँ जिससे कि उनको भी अपने लिए समय मिल सके और वो भी अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें, मनोरंजन कर सकें। उसी के साथ ही श्रमिकों के कल्याण की बात भी ऐच्छिक कार्यों में ही आती है। श्रमिक हुए हमारे या मज़दूर हुए, उनके भी जो ड्यूटी आवर्स हैं, मिनिमम वेजेस हैं, वो उनके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाना जिससे कि उनके राइट्स का वॉयलेशन ना हो सके। साथ ही यातायात साधनों का भी प्रबंध करना ऐच्छिक कार्यों में आता है। ये एक बेसिक नीड में भी आता है, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, या कोई भी बिजनेस है, कुछ भी एनीथिंग एल्स है, अगर यातायात के साधन ना हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना हो, तो माल की आवाजाही कैसे होगी। अभी जैसे कि बड़े बड़े शिप्स ना हो और जो विमान हैं जिनसे माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता है, ट्रेन्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता है, अगर ये सब ना हो तो कहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हो, मेट्रो ना हो, ट्रेन ना हो, बसेस ना हो, तो हम जो कई कई किलोमीटर का जो रास्ता है वो कैसे कवर करेंगे। तो जिसके लिए यातायात साधनों का होना भी बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में अगर हम कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर सड़कों और यातायातों का बहुत अच्छे लेवल पर जो निर्माण है वो किया जा रहा है। तो ये कुछ राज्य के इम्पोर्टेंट कार्य थे। इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत की इसमें आपको राजा के जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, जिसमें कौटिल्य और मनु बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। उनका जो सप्तांग सिद्धांत है, मंडल थ्योरी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से उन सभी को डिस्कस करते हुए इसमें हम राज्यों के कर्तव्यों को बताते हैं। धन्यवाद।